नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम ऊतक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने जंतु ऊतक स्टार्ट किया था। थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जंतु ऊतक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जंतु कोशिकाओं के समूह से निर्मित जो ऊतक है वो जंतु ऊतक कहलाते हैं। ये कठोर भी होते हैं और ये कोमल भी होते हैं। कोमल में हमने पढ़ा एपिथेलियम या उपकला ऊतक, ओके। कठोर में हमने उपास्थि अस्थियां पढ़ी जो संयोजी ऊतक के अंतर्गत हमने पढ़ी। देखिए, इनके चार टाइप हमने डिस्कस किए, मतलब इनके चार टाइप हमने देखे। उपकला ऊतक था एक, तो एपिथेलियम टिश्यू था। दूसरा था संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू कहलाया। पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू था। और तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू कहलाया। ठीक है, दो जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। उपकला ऊतक क्या है? बाह्य त्वचा का जो निर्माण करते हैं। एपी मतलब ऊपर, ऑन अबव वाली, है ना, बाहर वाली त्वचा। तो शरीर के जितने भी अंग है, चाहे वो बाह्य अंग है चाहे वो आंतरिक अंग है, उनके ऊपर एक आवरण का निर्माण करता है जो ऊतक क्या कहलाता है? अपना उपकला ऊतक कहलाता है। ओके, दो प्रकार के थे, संयोजी और सरल। सरल थे सिंपल वाले, और सरल और संयुक्त। सरल थे अपने सिंपल। सिंपल में क्या थे? जिनमें ऊतकों की सिर्फ एक ही लेयर हो, ये परतदार स्ट्रक्चर थी उपकला ऊतक। तो एक ही परत से निर्मित जो उपकला ऊतक है वो सरल उपकला ऊतक कहलाए। ओके, इसके अलावा थे अपने संयुक्त उपकला ऊतक। संयुक्त उपकला ऊतक कौन थे? जो दो या दो से अधिक परतों से जिनका निर्माण हुआ है, दो या दो से अधिक उपकला ऊतकों की परतों से जिनका निर्माण हुआ है। ओके, इसके बाद संरचना के आधार पर हमने इनको 5 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? सबसे पहला था साधारण शल्की एपिथेलियम, जिसमें शल्क के समान संरचना हो। जैसे आपके शल्क क्या होते हैं? जैसे आपकी जो मछली होती है उनके ऊपर जो शल्क होते हैं उस तरह की संरचना हो तो उसको शल्की संरचना बोल दिया। साधारण से आप क्या याद रखेंगे कि सिंपल प्रकार के, इनमें एक ही उपकला ऊतक की लेयर पाई जाती है। ओके, इसके अलावा हमने क्या देखा? तो घनाकार देखे, क्यूबॉइड। ये संयुक्त उपकला ऊतक प्रकार के, मतलब इनमें दो या दो से अधिक लेयर पाई जाएंगी। ओके, घनाकार स्ट्रक्चर्स की होंगी। इसके अलावा हमने देखा स्तंभाकार, जो स्तंभ के आकृति की होंगी। ओके, घनाकार से हमने देखा ग्रंथिल उपकला ऊतक बन रहे थे। घनाकार से क्या बन रहे थे? ग्रंथिल। ग्रंथिल और स्तंभाकार। अगर घनाकार जो उपकला ऊतक है वो अंदर की ओर धंस जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? ग्रंथिल बना लेते हैं, ग्रेन्युलर बना लेते हैं। और अगर वो लंबी लंबी संरचनाएं हो तो स्तंभाकार कहलाती हैं। इसके अलावा अगर कोशिकाओं के समूह जो है, जो कोशिकाएं हैं उन पर सीलिया पाए जाए, क्या पाए जाए? पक्षमाभ पाए जाए, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? पक्षमाभी उपकला ऊतक। कहाँ पाए जाते हैं? तो आपकी श्वास नली हो गई, इनमें पाए जाते हैं। ओके, चलिए, पक्षमाभी के बाद हमने बात करी संयोजी उपकला ऊतक की। संयोजी क्या था? कनेक्टिव टिश्यू क्या थे? जो कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब कि आपकी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं, या आपके जो हड्डियां हैं उनको जोड़ने वाले, आपके न्यूरॉन्स को जोड़ने वाले, है ना, आपके जितने भी स्ट्रक्चर है इन सभी को जोड़ने वाले जो ऊतक हैं वो कौन है? संयोजी ऊतक है। ओके, अच्छा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो इसके उदाहरण हमने पढ़े थे, जो उदाहरण जो है पूछ लिए जाते हैं। देखिए, 7-8 उदाहरण पढ़े। कौन कौन से थे एक बार वापस से याद करते हैं। रक्त हमने पढ़ा, रक्त संयोजी ऊतक है। क्यों है? क्योंकि इसमें मैट्रिक्स अधात्री पाया जाता है जिसमें सभी कोशिकाएं पड़ी होती हैं। कनेक्टिव वे प्रदान करता है ना, क्या करता है? गैसों के आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन के माध्यम से किसके अंदर जाती है? रक्त के अंदर। तो क्या है ये? संयोजी ऊतक है। इसके अलावा प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है? अधात्री पदार्थ है जो रक्त के अंदर रहता है। वो भी क्या करता है? आपके सारे के सारे टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम करता है। वही तो आपकी हड्डियों से आपकी जो अस्थियां हैं, आपके जो मांसपेशियां हैं या और स्ट्रक्चर हैं, उनको कौन जोड़ता है? उनको जोड़ने वाला है प्लाज्मा। याद कीजिए, कोशिका झिल्ली को क्या बोला गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों बोला गया? क्योंकि उसके ऊपर ये कनेक्टिव जो टिश्यूज की परत, या मैं बोल दूं ये कनेक्टिव जो है प्लाज्मा जो है, उस तरह के स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। अच्छे से समझा चुका हूँ इसको। इसके बाद देखिए हमने और क्या पढ़ा? तो रक्त पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया। इसके अलावा हमने देखा कंडरा। कंडरा टेंडोन क्या थे? तो आपकी अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने वाले थे। लिगामेंट क्या थे? स्नायु, तो आपकी दो हड्डियों को जोड़ने वाले थे। ओके, इसके अलावा हमने एरियोलर देखा। एरियोलर वही जैसे ग्राउंड मेरिस्टेम कार्य कर रहे थे, भरने का काम कर रहे थे। कोई जगह छूट जाती है, मांसपेशियों के बीच में कोई स्थान छूट गया तो कौन से टिश्यू आ जाएंगे? एरियोलर। वसा में हमने देखे, तो वसा में कौन से थे? फैट वाले। ये क्या थे? ऊष्मा के कुचालक थे। फैट मतलब आपकी चमड़ी अगर मोटी हो रही है तो उसमें कौन से ऊतक है? वसा में ऊतक है। ओके, ये सारी चीज़ हमने देखी, उदाहरण आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, उपास्थि हमने देखी, कार्टिलेज अस्थियों से छोटी होती हैं। क्या करती हैं? तो ये संबल, ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। जैसे कि हम श्वास नली का उदाहरण मैंने दिया था, उसमें एक ट्रैकिया होती है जिसके माध्यम से हम श्वास लेते हैं। ओके, उसके ऊपर भी कार्टिलेजेस का आवरण होता है। नाक की, कान की, ये सारी हड्डियां कौन है? कार्टिलेजेस है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम बात करने वाले हैं पेशी ऊतक के बारे में। ओके,
तो तीसरा ऊतक कौन सा है? पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। देखिए मस्कुलर टिश्यू से आपको क्या समझ में आता है? मांसपेशियाँ। तो मांसपेशियों के अंदर जो ऊतक होंगे वो कौन से होंगे? मस्कुलर टिश्यू होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप क्या याद रखेंगे? मांसपेशियाँ बनाने वाले जो ऊतक हैं, मसल्स बनाने वाले जो ऊतक हैं वो कैसे होंगे? मस्कुलर टिश्यू होंगे। ओके। अच्छा, मांसपेशियों का आप क्या बोलते हो कि भाई देख मेरी नसें कितनी वो हो गई, बहुत ज़्यादा कठोर हो गई, दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, है ना? बोलते हैं ना कि देख मेरी मसल्स कितनी टाइट हो गई, नस देख कितनी टाइट है। इसका मतलब नसों के रूप में होते हैं, रेशेदार संरचना होती है इनकी। ओके। तो कैसी संरचना होती है पेशियों तक की? रेशेदार संरचना होती है। ओके। तो मांसपेशियों का निर्माण करते हैं पेशियों तक और रेशेदार इनकी संरचना होती है। रेशे या तंतुनुमा संरचना होने के कारण इनको पेशीय रेशा भी बोला जाता है। रेशे या तंतुनुमा संरचना इनकी होती है, इस वजह से इनको पेशीय ऊतकों को एक नाम और दे दिया जाता है, पेशीय रेशा। क्या बोल दिया जाता है? पेशीय रेशा। मस्कुलर फाइबर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मस्कुलर फाइबर। ओके। इतना सा आप याद रखिए। तो ये मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, रेशेदार तंतुना संरचना है जिसके कारण है पेशीय रेशा या मस्कुलर फाइबर भी कहा जाता है। अच्छा, ये पेशियाँ क्या करती हैं? मसल्स क्या करती हैं? संकुचन और प्रसार का काम करती हैं, आपके चलने में, बोलने में, लिखने में सहायता करती हैं ये। इसका मतलब आपके हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हैं, आपके हाथ को वापस से फैला रही हैं। इसका मतलब संकुचित और प्रसारित करने का ये कार्य कर रही हैं। तो ऐसा इनमें कोई प्रोटीन पाया जाएगा जिसके कारण ये संकुचन और प्रसार का कार्य करेंगी? तो बिल्कुल पाया जाएगा। पहले काम तो हम लिख लेते हैं कि पेशियाँ क्या काम करती हैं? अंगों के संकुचन एवं प्रसार का काम करती हैं। ओके। अंगों के संकुचन एवं प्रसार का काम करती है। दूसरा, संकुचन एवं प्रसार के लिए इनमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो वो देख लें। प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं एक्टिन और मायोसिन। कौन कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन। ओके। ये पूछ लिए जाते हैं कि पेशी ऊतक में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? एक्टिन और मायोसिन। ये क्या काम करते हैं? संकुचन और प्रसार करने का काम करते हैं। पेशियों का काम ही क्या है? संकुचन का काम है और प्रसार करने का काम है। ओके। तो इसलिए इनको संकुचित होने वाले ऊतक भी कहा जाता है। संकुचित होने वाले ऊतक या संकुचित ऊतक भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यूज है ना, संकुचित ऊतक भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यूज, कॉन्ट्रैक्शन टिश्यूज जो भी है, ठीक है। तो इनको संकुचित होने वाले ऊतक कहा जाता है, एक्टिन और मायोसिन को। यह इस चीज़ को आप याद रखना। तो पेशीय ऊतक मांसपेशियों में पाए जाते हैं, रेशेदार तंतुनुमा संरचना है इसलिए इन्हें पेशीय रेशा कहा जाता है। संकुचन एवं प्रसार का काम करते हैं और उसके लिए प्रोटीन कौन सा काम आता है? एक्टिन और मायोसिन। इसको संकुचित होने वाला प्रोटीन भी या सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहा जाता है। पेशीय ऊतक जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेखित, एक होता है रेखित को बोलते हैं स्ट्रिप्ड, अरेखित होता है अनस्ट्रिप्ड, और एक होता है कार्डियक या हृदय। हृदय के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? पेशियाँ पाई जाती हैं, तभी तो आपका जो हार्ट है वो संकुचन और प्रसार का काम करता है। इसके अलावा जितने भी आपके अंदर पेशियाँ पाई जा रही हैं, जितने भी पेशियों तक पाए जा रहे हैं, वो दो होते हैं। कौन कौन से? अरेखित और रेखित। ओके। तीन प्रकार की आपकी पेशीय ऊतक पाए जाते हैं मस्कुलर टिश्यूज। देखिए, रेखित पेशी ऊतक जिन्हें स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है, अरेखित पेशी ऊतक जिन्हें अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, और हृदय पेशी ऊतक या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू इनको बोला जाता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले की रेखित पेशीय ऊतक की। देखिए, रेखीय पेशीय ऊतक जो है इनको एक चीज़ और याद रखिएगा, रेखीय पेशीय ऊतक को कंकाल ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल ऊतक या स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू। ओके। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेखित पेशीय ऊतक जो है वो कंकाल बनाते हैं। कंकाल बनाने का अर्थ क्या है? ये आपकी हड्डियों से जोड़ते हैं। देखो, इनको जोड़ने वाले ऊतक तो कौन से हुए? संयोजी ऊतक। जो किसी मांसपेशी को आपकी हड्डी से जोड़ रहे हैं वो तो संयोजी ऊतक। लेकिन जो मांसपेशी जुड़ रही है हड्डी से वो कौन सी है? रेखित पेशीय ऊतक है। ओके। तो ये जो है किससे जुड़ते हैं? आपकी हड्डियों से जुड़ते हैं, अस्थियों से। अस्थियों से जुड़ने वाले ऊतक हैं ये। अच्छा, अस्थियों से जुड़ेंगे तो क्या होगा? क्या काम करते हैं? संकुचन और प्रसार का काम करते हैं। आपकी अस्थियों को हिलने डुलने, गतिशीलता प्रदान करेंगे। ओके। तो अस्थियों से जुड़कर गतिशीलता प्रदान करते हैं। अगर
रेखित पेशी ऊतक आपके अंदर मौजूद नहीं होते और अस्थियां अस्थियां होती तो क्या ये चल पाती, क्या ये हाथ हिल पाता? नहीं। इनको हिलाने का काम कौन कर रहा है? रेखित पेशी ऊतक, स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। ओके, अस्थियों से जुड़ते हैं और क्या करते हैं? ये गतिशीलता प्रोवाइड करते हैं। अगर अस्थियों से जुड़ेंगे तो कैसे होंगे? अस्थियों से जुड़ेंगे तो लंबे लंबे टिश्यूज होंगे, है ना, तभी तो ये संकुचन प्रसार कर पाएंगे। तो इनकी जो आकार है, इनके जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? लंबी होती है। ये लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, ओके, और अशाखित होते हैं। अब मैं समझा देता हूँ अशाखित क्या चीज़ है। देखो, देखिए, मान लीजिए कोई हड्डी है आपकी, इस हड्डी से आपके रेखित पेशी ऊतक जुड़े हुए हैं, ओके, इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये तो हो गया अशाखित। और कोई हड्डी है, इससे पेशी ऊतक ये निकला हुआ है, इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं और ये ब्रांचेस जा करके इससे जुड़ रही हैं, ओके। तो क्या ये पेशी ऊतक है? नहीं, ये तो तंत्रिका ऊतक है, ओके। इस वजह से क्या होते हैं, ये मैंने क्या लिखा है, अशाखित होते हैं, ओके। समझ में आ गया? मतलब एक पेशी ऊतक हड्डी से जाकर जुड़ेगा, उसकी कोई शाखाएं, ब्रांचेस नहीं बनेंगी। तो लंबी होते हैं, बेलनाकार और अशाखित होते हैं। पार्श्व में हल्की व गहरी धारियां होती हैं इनकी। इनकी जो परिधि होती है, रेखित पेशी ऊतक कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं कुछ इस तरह से। तो इनका जो ये पार्श्व है, जो ये परिधि है, ये जो परिधि दिख रही है, इस पे क्या होती हैं? लाइनें होती हैं, गहरी लाइनें होती हैं, ओके। तो पार्श्व में इनके गहरी लाइनें होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। पार्श्व बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए, परिधि। तो परिधि पर कैसी लाइनें? गहरी लाइनें होती हैं, ओके, गहरी लाइनें होती हैं इनके ऊपर। खुद कैसे हैं? लंबे हैं, बेलनाकार है, अशाखित है, और पार्श्व में कैसी लाइनें हैं? गहरी लाइनें हैं, और गहरी और हल्की लाइनें हैं, ओके। हमने कहा कि किससे जुड़ रहे हैं? अस्थियों से जुड़ रहे हैं। और अस्थियों से जोड़ने वाले कौन है? संयोजी ऊतक हैं। तो इनके चारों तरफ संयोजी ऊतकों का एक कठोर आवरण होता है। क्या होता है? इनके चारों ओर संयोजी ऊतक का कठोर आवरण होता है। मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए, इनके चारों ओर किसका आवरण होता है? तो पांचों पॉइंट आप लिख सकते हैं। चारों तरफ कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। अरे भाई, संयोजी ऊतक ही तो जोड़ रहे थे इनको, अस्थियों को हड्डियों से। कौन से? टेंडोन जोड़ रहे थे, कंडरा जोड़ रही थी। तो वो कैसे थे? मैंने आपको बताया था कैसे थे, कठोर थे वो। तो इस वजह से कठोर संयोजी ऊतकों का आवरण होता है, और यही क्या करते हैं? इनको हड्डियों से जोड़ने में हेल्प करते हैं, ये कठोर संयोजी ऊतक। इनको क्या बोला गया? कंकाल पेशी या स्केलेटल टिश्यूज बोला गया। इसके अलावा इनको ऐच्छिक पेशी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी क्या होती हैं? वह पेशी जिन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार चला फिरा सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। क्या आपके हाथ को आप अपनी इच्छा अनुसार हिला सकते हैं? बिल्कुल। आपके पैरों को? तो ये हाथ और पैरों में पाए जाने वाली क्या है? पेशियां हैं। हाथ एवं पैर में पाई जानी आपकी जो भी अंग है जिनको आप अपने इच्छा अनुसार हिला सकते हैं, वही क्या है? आपकी ऐच्छिक पेशियों के, ये रेखित पेशियों के बने हुए स्ट्रिप्ड पेशियों के। तीन नाम है इसके। पहला नाम तो क्या है? कंकाल पेशी, ओके, रेखित पेशी, कंकाल पेशी, और एक नाम इसका है ऐच्छिक पेशी। कुछ भी आए याद रखना, ऐच्छिक पेशी भी यही है, कंकाल पेशी भी इनको ही बोल रहे हैं क्योंकि अस्थियों से जुड़ रही हैं, और रेखा में लंबी बेलनाकार अशाखित संरचना इस तरह से रेखाओं में जुड़ रही हैं। ये किसी भी हड्डी से इस तरह से रेखाओं में जुड़ रही हैं, है ना। तो इसको क्या बोल दिया? अशाखित बोल दिया, ओके, और रेखित पेशी बोल दिया। ये हो गई आपकी क्या? रेखित पेशी। इसके बाद आते हैं अरेखित पर। अब बात करते हैं अरेखित पेशी या अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू की। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा रेखित पेशी, उसको क्या बोल रहे थे हम? उसको कंकाल पेशी और ऐच्छिक पेशी भी हमने कहा। अरेखित पेशी को चिकनी पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकनी पेशी। स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज या स्मूथ मसल्स बोल लीजिए। चिकनी पेशी या स्मूथ मसल्स भी इनको बोला जाता है, ओके, स्मूथ मसल्स, ओके। इसके अलावा इनको क्या बोला जाता है? याद कीजिए, उनको क्या बोला जाता है? रैखित वाली को ऐच्छिक पेशी, तो इनको बोला जाता है अनैच्छिक पेशी। सवाल किसी भी नाम से आ जाए, अनैच्छिक पेशी के नाम से आ जाए, चिकनी पेशी के नाम से आ जाए, आप उसको कर सकते हैं। अनैच्छिक पेशी जो कि जिन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार ना हिला डोला सकें, ओके।
इच्छा अनुसार उन्हें गति ना करवा सके। कौन कौन सी हो गई? आपकी आहार नाल की पेशियां हो गई। ओके, आपकी जो आँख की जो ये पलकें हैं ना, ये पेशियां भी आपकी अनिच्छिक पेशी में आती हैं। आप थोड़ी हिलाते हो, आप चलते फिरते रहते हो, अपने अपने सारे काम करते रहते हो, ये पेशियां अपने आप काम करती हैं, है ना। तो इसका मतलब ये भी किस में आएंगी? आपकी अनिच्छिक पेशी। कौन कौन सी पेशी आएंगी अनिच्छिक पेशी के अंतर्गत? अमाशय है, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनियां। ओके, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, पलकें हो गई आपकी, इसके अलावा मूत्राशय हो गया। ओके, मूत्राशय की जो मसल्स हैं वो भी बिना इच्छा के, मतलब कि आप उन्हें खुद हिला डुला नहीं सकते हैं। ओके, इसके अलावा फेफड़ों की श्वसनियाँ हो गई। आहार नाल की हमने बात करी थी, आहार नाल हो गई, आहार नाल है ना। आहार नाल के अलावा फेफड़ों की श्वसनी जो है, फेफड़े के अंदर श्वसन के जो पार्ट पाए जाते हैं। ओके, फेफड़ों की श्वसनियाँ जो हैं उनमें भी ये अनिच्छिक प्रकार की या अरेखित प्रकार की चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ओके, कैसी होती हैं? तो लंबी होती हैं और स्पिंडल शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? लंबी होती हैं और लंबी और शंक्वाकार, शंक्वाकार या शंक्वाकार होती हैं। शंक्वाकार को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल शेप। ओके, स्पिंडल शेप होती हैं। ये कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप्ड होती हैं। ओके, इन मसल्स पर धारियाँ, रेखाएं और पट्टिकाएं नहीं होती हैं। ओके, इन पे धारियाँ नहीं होती हैं। जैसे उसमें धारियाँ थी, हल्की धारियाँ थी, इस पे धारियाँ नहीं होती हैं। धारियाँ बोल लीजिए या रेखाएं इस पे नहीं होती हैं। ओके, नहीं होती हैं। ओके, धारियाँ और रेखाएं इस पे नहीं होती हैं। ये क्या है? अनिच्छिक पेशी। अनिच्छिक पेशी कौन सी होती हैं? जिन पर सीधा नियंत्रण नहीं होता हमारा। ओके, सीधा नियंत्रण नहीं होता है, वही क्या है? अनिच्छिक पेशियां कहलाती हैं। आंखों की पलक पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आंखों की पलक आप खुद नहीं हिलाते हो, ये अपने आप डेली रूटीन में अब झपकती रहती हैं अपने आप, है ना। तो सीधा नियंत्रण नहीं है हमारा। हाँ, रोक सकते हैं हम इनको काफ़ी देर के लिए, लेकिन नियंत्रण नहीं है ना। काफ़ी देर के लिए रोक सकते हैं, पूरे टाइम के लिए नहीं रोक सकते। हाथ पे हमारा सीधा नियंत्रण है, हम चाहें जब इसको संकुचित और चाहें जब इसको प्रसारित कर सकते हैं। ओके, तो ये तो है ऐच्छिक पेशी। और आँख की हो गई आपकी अनैच्छिक पेशी या चिकनी पेशी। बात करते हैं हृदय पेशी या कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। देखिए, इनको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो है हृदय पेशी, ये शाखित होती हैं। कैसी होती हैं? शाखाओं में बनी हुई होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ये हृदय में पाई जाती हैं। ओके, आपका जो फुफ्फुस है, हृदय है, सॉरी आपका जो हार्ट है, फुफ्फुस नहीं, आपका जो हार्ट है उसमें पाई जाती है। हार्ट क्या करता है? आपका पंप का काम करता है। किसका काम करता है? आपके ब्लड के पंप का कार्य करता है। ओके, कैसे कार्य करता है? लयबद्ध तरीके से करता है। देखते हैं ना, धड़कता है दिल तो किस तरह धड़कता है? लयबद्ध तरीके से ही धड़कता है। आपने वो देखे होंगे इसके कार्डियोग्राफ, है ना। तो वो कैसे चलते हैं? इस तरह से ही चलते हैं, लयबद्ध तरीके से चलते हैं। तो हृदय पेशी को लयबद्ध पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लयबद्ध पेशी। ओके, लयबद्ध पेशी के साथ साथ ये अनिच्छिक प्रकार की पेशी है। हमारा सीधा नियंत्रण इन पे नहीं है, तो ये भी कैसी हैं? अनिच्छिक प्रकार की पेशी है, अनैच्छिक प्रकार की पेशी। ओके, लेकिन इन्हें अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कैसी होती हैं? शाखित होती है, ब्रांच्ड होती है। आपने देखा ना, हृदय में कितनी सारी पेशियों की शाखाएं होती है। एक जो पेशी है वो कितनी सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, फिर ये फर्दर और शाखाओं में बढ़ जाती हैं, फिर ये फर्दर और शाखाओं में बढ़ जाती हैं। तो ये कैसी है? शाखित है। ओके, शाखित पेशियाँ हैं। ये कैसी हैं? शाखित पेशियाँ हैं। और क्योंकि लयबद्ध तरीके से संकुचन और प्रसार करता है। लयबद्ध तरीके से क्या करते हैं? ये संकुचन का कार्य करते हैं और प्रसार का कार्य करते हैं। इस वजह से इन्हें लयबद्ध पेशी भी कहा जाता है। और सीधा नियंत्रण नहीं है, इसलिए ये अनैच्छिक प्रकार की पेशी है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो इनकी स्ट्रक्चर भी लगभग बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है। कैसी? बेलनाकार, बेलनाकार और शाखित स्ट्रक्चर होती है। और किस में पाई जाती हैं? तो हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशियाँ हृदय में पाई जाती हैं, बेलनाकार और शाखित होती हैं। इसके अलावा इनके जो सिरे हैं वो भी स्पिंडल शेप्ड होते हैं और हल्के जुड़ाव वाली कोशिकाएं होती हैं। देखिए कितने सारे इसमें क्या है? शाखाएं हैं। तो ये हल्के जुड़ाव वाली क्या होती हैं? पेशियाँ होती है। बहुत छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, बहुत एक जो शाखा है बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। तो हल्के हल्के जुड़ाव होते हैं इनमें। ओके, हल्के हल्के मतलब कुछ कुछ स्पॉट्स पे ये क्या है? जुड़ी हुई होती है, कुछ स्पॉट से हटी हुई होती हैं। तो हल्के जुड़ाव। ओके,
हल्के जुड़ाव होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक तो ये हल्के जुड़ाव होते हैं और शंक्वाकार सिरे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड, शंक्वाकार इनके सिरे होते हैं। वैसे आपको फोटो दिख गई होगी, शंक्वाकार सिरे होते हैं। ओके, जब हम हृदय पढ़ेंगे तो वापस से हृदय पेशी आएंगी उसमें, और उनको वापस से मैं एक्सप्लेन करूंगा। या 2-4 पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊतक पढ़ रहे हैं, हृदय नहीं पढ़ रहे। ओके, जब हृदय पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये स्पिंडल शेप्ड इसके सिरे किस तरह से हैं, हल्के जुड़ाव का मतलब क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें वहाँ समझ में आएंगी। देखिए, जो साइंस है ना, वो एक तरह से कनेक्ट है सब जगह से, हर एक चैप्टर से कनेक्ट है। जब तक आप सारे चैप्टर ना पढ़ लें तब तक आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे ये चैप्टर याद हो गया। हो सकता है ये हृदय पेशी आगे हृदय चैप्टर से जुड़ी हो, हार्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उससे जुड़ी हुई है। ओके, तो सारी चीज़ें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैं 2-4 पॉइंट आपको बता रहा हूँ उनको आप याद करते चले, बस सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ही सिलेबस होगा आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी क्या, हृदय पेशी या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, और यहाँ पे खत्म होता है हमारा पेशीय ऊतक। 4th नंबर की आती है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कैसे हैं, देखिए, आपके मस्तिष्क हो गई, आपकी बोन मेरुरज्जु हो गई आपकी। ओके, और तंत्रिका तंत्र हो गए। तो तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु, ये एक विशेष प्रकार के ऊतकों से निर्मित होते हैं जिन्हें नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गई। ओके, इसके अलावा आपके पूरा तंत्रिका जो तंत्र है, वो तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार के ऊतकों से बना होता है जिसे तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू कहा जाता है। क्या काम करते हैं ये बहुत जल्दी उत्तेजित होते हैं। आपने देखा होगा, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे जाता है, तुरंत आपके जो तंत्रिका ऊतक है जो आपके मस्तिष्क के अंदर है, वो आपको क्या है, बताते हैं कि आपका हाथ जल चुका है, और तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या कार्य करते हैं, उद्दीपन का कार्य करते हैं। ओके, उद्दीपन का कार्य करते हैं, या मैं बोल दूं उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। ओके, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के ऊतक हैं, उद्दीपन या उत्तेजना का कार्य करते हैं। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, गर्मी लगती है तुरंत आपका हाथ आपके मुंह पर आ जाता है, अरे यार बहुत गर्मी लग रही है ना। तो ये क्या काम कर रहे हैं, उद्दीपन या उत्तेजना का कार्य कर रहे हैं, तुरंत काम करने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। ये जो उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, ये उत्तेजना शीघ्र अतिशीघ्र, बहुत ही जल्दी से और जल्दी से पूरे के पूरे आपके शरीर में पहुंचा देते हैं। इस पूरे के पूरे शरीर में उत्तेजना को पहुंचा देते हैं, जैसे आपका हाथ जला और पूरे के पूरे शरीर में उत्तेजना फैल जाती है, और अचानक से इस तरह से आप एक्शन लेते हैं ना, तो पूरे शरीर में फैला देते हैं इस उत्तेजना को। कौन फैलाते हैं, यही तो फैलाते हैं तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक क्या है, तंत्रिका तंत्र का जाल निर्माण करने वाले टिश्यूज़ हैं, और तंत्रिका तंत्र का जाल हमारे पूरे शरीर में, तो उत्तेजना भी कहाँ जाएगी, पूरे शरीर में जाएगी। ओके, मस्तिष्क की मैं बात करूँ तो मस्तिष्क के अंदर जो तंत्रिका ऊतक हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जो है आपकी सूचनाओं को रखते हैं, आपकी मेमोरी जो होती है ना, वो इन न्यूरॉन्स के अंदर होती है। आप जो भी चीज़ याद करते हैं ना, वो किसके अंदर होती है, न्यूरॉन्स के अंदर होती है। तो आपकी मेमोरी स्टोर करने का ये काम करते हैं। ओके, मेमोरी स्टोर करने का ये काम करते हैं न्यूरॉन्स। किस में पाए जाते हैं, मस्तिष्क में। और न्यूरॉन, अगर आपसे पूछ लिया जाए मस्तिष्क में तंत्रिका ऊतकों को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, न्यूरॉन्स कहा जाता है। जब हम मस्तिष्क पढ़ेंगे, मानव की संरचना पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मस्तिष्क पढ़ेंगे, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और न्यूरॉन्स के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो यहाँ आप इतना सा याद रखें, जो तंत्रिका ऊतक है मस्तिष्क में, उनको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, तंत्रिका ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाती है। तंत्रिका तंत्र किसका बना हुआ है, ये आपके इन्हीं नर्वस टिश्यूज़ का बना हुआ है। और कहाँ पर है ये आपके पूरे के पूरे शरीर में, तभी तो उत्तेजना या जो उद्दीपन है वो पूरे के पूरे शरीर में तुरंत फैल जाते हैं बिजली की स्पीड से। जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो तंत्रिका तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन तंत्रिकाओं को अलग अलग, देखिए तंत्रिका क्या है, जाल नुमा स्ट्रक्चर है, जाल नुमा स्ट्रक्चर है। और अगर किसी जाल को तोड़ मरोड़ के रख दिया जाएगा तो वो आपस में इस तरह से घुल जाएगा, है ना। इस तरह से ना ये घुले तंत्रिकाएं आपस में और अलग अलग रहें, इनको पृथक पृथक रखने का कार्य तंत्रिकाओं को। वैसे तो तंत्रिका तंत्र अच्छे से पढ़ेंगे अपन, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं, जब तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे नाम आएगा सिनेप्सिस। ओके, या सिनेप्स, सॉरी, क्या नाम आएगा, सिनेप्स।
ये सिनेप्स क्या करते हैं, ये जो तंत्रिकाओं का जाल है ना, इन जालों को अलग अलग रखते हैं, इनके धागों को अलग अलग रखते हैं ताकि ये जुड़े ना और गुथ ना जाए। अलग अलग रखने का कार्य कौन करेगा, सिनेप्स करेगा। ओके, इसके अलावा सिनेप्स को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सिनेप्स या साइनेप्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, साइनेप्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो साइनेप्स बोलिए। ओके, चलिए इसके अलावा देखिए तंत्रिका ऊतक के भाग में से सवाल आ जाते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तंत्रिका ऊतक की जो संरचना होती है ना, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। आइए जानते हैं तंत्रिका ऊतक के भाग कौन कौन से हैं। देखिए संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रीन पर दिख जाएगी, मैं आपको इनको यहीं पर समझाता जाता हूँ। देखिए सबसे पहले है प्रवर्ध या डेंड्रॉइड। ये कहाँ होते हैं, तो ये तंत्रिका ऊतक के सबसे पहले शीर्ष पर होते हैं या टॉप सिरे पर होते हैं, है ना। क्या होते हैं ये, तो देखिए प्रवर्ध या डेंड्रॉइड, प्रवर्ध को क्या बोलते हैं, धागे नुमा संरचना। तो प्रवर्ध जो है वो धागे नुमा संरचना होती है। ओके, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है। और दोस्तों धागे नुमा होने के साथ साथ ये कोशिका काय या साइटोन से जुड़े होते हैं। ओके, अभी समझाऊंगा कोशिका काय या साइटोन क्या है। सबसे पहले देखें, एक ऐसी कोशिका जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको कोशिका काय या साइटोन बोलेंगे। इसके ऊपर धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, धागे नुमा संरचनाएं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रवर्ध या डेंड्रॉइड, जैसा कि आपको चित्र में दिख ही रहा होगा। ये प्रवर्ध या डेंड्रॉइड जो है बहुत ज़्यादा संवेदी होते हैं, ये अत्यधिक संवेदी होते हैं। ओके, अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं, अत्यधिक संवेदी होते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो मान लीजिए जैसे कोई झंझनाहट हुई शरीर में, मान लीजिए आपका हाथ, जैसे मैंने बताया किसी गर्म चीज़ पर गया या कोई ठंडी चीज़ पर गया आपका हाथ, या आपका हाथ कट गया या आपको बिजली का झटका लगा, तो उस उत्तेजना को तुरंत ही पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है, ये प्रवर्ध या डेंड्रॉइड ही पहुंचाते हैं। ओके, देखिए कोशिका काय के ऊपर होते हैं, साइटोन के ऊपर होते हैं, धागे नुमा संरचना होती है और ये कई शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। आगे जाकर ये इनकी और भी ब्रांचेस बन जाती हैं, है ना। और ये ब्रांचेस क्या करती हैं, आपके पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ओके, पूरे शरीर में फैलने के कारण ही ये बिजली की गति से और संवेदनाओं का प्रवाह करते हैं, जो आपकी सेंसिटिविटी है उसको आगे प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये अत्यधिक संवेदी होते हैं और बिजली की स्पीड से, बिजली की गति से पूरे शरीर में संवेदनाओं का संचार करते हैं ना। 3 चीज़ याद रखनी है, धागेनुमा संरचना है, अत्यधिक संवेदी, और बिजली की गति से क्या करते हैं, ये आपकी सूचनाओं को, आपकी संवेदनाओं को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। दूसरा है आपका कोशिका काय या साइटोन। अभी मैंने बताया ये प्रवर्ध जो है किससे जुड़े होते हैं, कोशिका काय या साइटोन से जुड़े होते हैं। इसको कोशिका काय क्यों बोला, आप सभी जानते हैं ऊतक किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। लेकिन ये जो ऊतक हैं ये कोशिका की एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये ऊतक जो है कोशिका जैसी संरचना बना देते हैं। ओके, कोशिका जैसा, काय मतलब शरीर बना लेते हैं, तो सेल जैसा शरीर जो बना लेते हैं उनको कोशिका काय बोलते हैं। ओके, तो कोशिका जैसी संरचना होती है और इनके अंदर कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। तो देखिए सारी कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य। लेकिन ये कैसी संरचना है तंत्रिकाओं की, एक कोशिका नुमा संरचना। जैसे मैंने आपको बताया कोशिका जैसी स्ट्रक्चर, जिसपे क्या लगे हुए हैं, ये प्रवर्ध लगे हुए हैं। ओके, और इसी में क्या भरा हुआ है, आपका कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। साथ ही इनका एक पूरा का पूरा क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जो कि इसको नियंत्रित करता है। तो केंद्रक समान संरचना और कोशिका द्रव्य इसमें भरा होता है। इसी ऊतक के अंदर उसको क्या बोल दिया गया, कोशिका काय या साइटोन बोल दिया गया। ओके, देखिए क्या है साइटो, साइटो मतलब कोशिका, कोशिका जैसा दिखने वाला। टोन मतलब कहते हैं उसकी टोन में बात मत कर, बोलते हैं ना, उस टोन का मतलब क्या होता है, उसकी तरह मत बात कर, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो साइटोन का मतलब क्या हुआ, कोशिका जैसा दिखने वाली स्ट्रक्चर, वो क्या है आपकी कोशिका काय या साइटोन। तो तंत्रिका ऊतक की जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो प्रवर्ध या डेंड्रॉइड जो धागेनुमा संरचना होती हैं, बिजली की गति से ये संवेदनाओं को आगे पहुंचाते हैं और अत्यधिक संवेदी होते हैं। साइटोन या कोशिका काय क्या है, इनमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है, केंद्रक जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये मैंने बोला ना बिजली की गति से प्रवर्ध जो है सूचना पहुंचाते हैं, तो इन सूचनाओं को विद्युत आवेग में बदलने वाला कौन होता है, साइटोन। तो ये साइटोन क्या करते हैं, सूचनाओं को या संवेदनाओं को बिजली की गति में या बिजली के आवेग में बदल देते हैं, विद्युत आवेग में, संवेदनाओं को विद्युत आवेग में बदल देते हैं, विद्युत आवेग में परिवर्तित करते हैं। ओके,
ये हो गया आपके क्या, कोशिका का। एक बार वापस देख लीजिए, कोशिका का है, कोशिका जैसी संरचना है तंत्रिका ऊतक की, इसमें कोशिका द्रव्य केंद्रक पाया जाएगा और जो संवेदना बिजली की गति से आगे प्रसारित हो रही है उनको विद्युत आवेग में बदलेगा कौन, तो कोशिका का या साइटोन। उसके बाद आते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन क्या होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, देखिए तंत्रिका या एक्सॉन जो है ये भी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं और ब्लॉक में ये आगे बढ़ते हैं, मतलब कि इस तरह के ब्लॉक होते हैं, एक तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, ये दूसरा तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, ये तीसरा तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। ये आपका कोशिका काय हो गया, इससे एक्सॉन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या है आपके प्रवर्ध हैं। ओके, इन प्रवर्धों से फर्दर कोई क्या जुड़ा होगा, ये तंत्रिकाक्ष जुड़ा होगा। ओके, क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन जुड़ा होगा आगे इस तरह से, दूसरा कोई तंत्रिका ऊतक का एक्सॉन जुड़ा होगा और फिर इस एक्सॉन से आगे क्या जुड़ा होगा, कोशिका का, और उससे क्या जुड़े होंगे आपके, ये प्रवर्ध जुड़े होंगे, फिर इनसे आगे फिर दोबारा एक्सॉन जुड़े होंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर चलती जाती है सारे तंत्रिका ऊतकों की। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, एक्सॉन है आपकी। ओके, ये क्या स्ट्रक्चर है, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। ये तंत्रिकाक्ष क्या होते हैं, तंत्रिकाक्ष आपकी संवेदनाओं को आगे ट्रांसफर करने का काम करते हैं, एक तंत्रिका ऊतक से दूसरे तंत्रिका ऊतक में आगे ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, एक्सॉन। तो तंत्रिका ऊतक से दूसरे तंत्रिका ऊतक में ट्रांसफर कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ संवेदी अंगों में ट्रांसफर कर रहा है, संवेदनाओं को संवेदी अंगों में ट्रांसफर करने वाला। तो एक्सॉन का सिर्फ एक काम है, धागेनुमा संरचना होती है और क्या करता है, संवेदनाओं को संवेदी अंगों तक पहुंचाता है। ओके, क्योंकि ये संवेदी अंगों से जुड़ा होता है। ओके, आपके हाथ से अगर कोई तंत्रिका ऊतक जुड़ा हुआ है तो वो कौन है, तंत्रिका ऊतक का पार्ट, एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष। ओके, तो ये संवेदनाओं को ग्रहण करता है क्योंकि ये संवेदी अंगों से जुड़ा है। संवेदनाओं को ग्रहण करके किस में पहुंचाएगा, कोशिका काय या साइटोन में। कोशिका काय उसको किस में बदलेगा, विद्युत आवेगों में बदलेगा और विद्युत आवेग जो विद्युत आवेग हैं उनमें बदलने के बाद उसको विद्युत की या बिजली की गति से अपने मस्तिष्क तक या अपने पूरे शरीर में झंझनाहट के रूप में कौन पहुंचाएगा, तो प्रवर्ध या डेंड्रॉइड पहुंचाएंगे। ओके, स्ट्रक्चर आपको दिख गई है, समझ में आपको अच्छे से आ गया तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू क्या होता है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा ऊतक चैप्टर, टिश्यू चैप्टर। इसके बाद देखिए फाइनल जो हम करते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने होंगे। ओके, देखिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने को मिलेंगे। ओके, जैसे ही सवाल आए उसका आंसर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ऐसे सवाल है और लगभग 90% इनके आने की संभावना है। देखिए सबसे पहला है व्यापारिक कॉर्क कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था कॉर्क व्यापारिक रूप से काम आती है शराब के ढक्कन बनाने में, जो कुचालक पदार्थ हैं वो बनाने में। वो कौन सी कॉर्क है, तो वो है कॉर्क कैम्बियम। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा है वायु ऊतक किस में पाए जाते हैं, एरेनकाइमा जो हमने पढ़े, हमने पेरेनकाइमा दो पढ़े थे, एक एरेनकाइमा वायु ऊतक और एक क्लोरेनकाइमा हमने पढ़े थे हरित ऊतक। क्लोरेनकाइमा किस में पाए जा रहे थे, जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण करते हैं, और एरेनकाइमा कौन से थे, जो जलीय पादपों में पाए जा रहे थे। ओके, जल में रहने वालों के पास प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो उनमें क्या होते हैं, वायु ऊतक होते हैं, एरेनकाइमा होते हैं। और जो जल में रहने वाले पादप हैं उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफाइट्स। क्या बोला जाता है, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स जल, तो जल में रहने वाले जो पादप हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ओके, तो वायु तक। एक सवाल और इसमें से बन सकता है कि जल में रहने वाले जो पादप हैं वो किस तरह से जल में तैरते हैं, तो उनमें एरेनकाइमा या वायु ऊतक पाए जाते हैं, इस वजह से वो जल की सतह पर तैर सकते हैं, जल के अंदर तैर सकते हैं, जल की सतह पर नहीं। ओके, तीसरा देखिए द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन है। ये सवाल अगर आपके सामने आए तो आप जानते हैं द्वितीयक वृद्धि के लिए पार्श्वीय विभजोतक या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उत्तरदायी होते हैं, जिन्हें कैम्बियम भी कहा जाता है। तो आपके सामने ये लिखा आएगा क्या, कैम्बियम। इसके बाद देखिए चौथा, रंध्र या स्टोमेटा कम किस में होते हैं, तो मरुद्भिद पादप जो होते हैं, मरुद्भिद पादप मतलब मरुस्थल में उगने वाले पादप जो होते हैं उनमें रंध्र या स्टोमेटा कम पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए मरुद्भिद पादप जो है वहाँ पर मरुस्थल है, जल की कमी है, और जहाँ जल की कमी है वहाँ पत्तियों को क्या चाहिए, जल चाहिए, तो क्या वो वाष्पोत्सर्जन करेंगी, बहुत कम मात्रा में करेंगी, इसी वजह से वहाँ पर रंध्र भी कम मात्रा में पाए जाएंगे। देखिए पांचवा क्या है, वृद्धावस्था में झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं। हमने पढ़ा था हमारी त्वचा पर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, उपकला ऊतक पाए जाते हैं, और उपकला ऊतक जो है वो इस तरह के या परतों के बने होते हैं, और परत से क्या लचीलापन आता है। जब वृद्धावस्था में आ जाता है कोई इंसान तो उसमें वो जो परत है
उनमें लचीलापन खत्म होने लग जाता है और कम लचीलेपन के कारण वृद्धावस्था में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। ओके। छठा देखिए, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है बायोप्सी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कैंसर कोशिकाएं जो होती है उनका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जिस भी एरिया में कैंसर है वहाँ से जो डॉक्टर है वो एक सेक्शन काटते हैं, आपकी त्वचा का एक सेक्शन काटते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू सेक्शन, है ना, ऊतक का काट, टिश्यू सेक्शन। और टिश्यू सेक्शन का क्या किया जाता है, बाद में बायोप्सी की जाती है, उसकी जांच की जाती है। उसी जांच को क्या बोलते हैं, बायोप्सी। उससे पता लगाया जाता है कि आपकी सेल्स के अंदर कैंसर है या नहीं है। ओके। तो ऊतकों को शरीर से अलग करके उसको जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बायोप्सी कहलाएगी। सातवां देखिए, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो मनुष्य की त्वचा होती है तलवे पर मोटी। इसे कैसे याद रखेंगे, हम बोलते हैं ना कि इससे तो मैं अपने तलवे चटवाऊंगा या मेरे तलवे चाट, क्यों? क्योंकि वहाँ की त्वचा सबसे मोटी होती है, इस वजह से ये कहावत बनी है कि मेरे तलवे चाटो। ओके, इतना सा याद रखेंगे आप इस चीज़ से। ऊँट का कुबड़ जो होता है, ऊँट पे जो कुबड़ होता है वो किसका बना होता है, वसामय ऊतक का बना होता है। और इन वसामय ऊतक में क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है। ओके। तो ऊँट का कुबड़ जो होता है उसमें पानी भरा होता है, पानी की थैलियाँ होती हैं, तभी तो ऊँट काफ़ी टाइम तक मरुस्थल में बिना पानी पिए भी रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वसामय ऊतक है, वसा है। और वसा क्या करती है, आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है, मतलब कि ऊर्जा निर्माण में सहायता कर रही है। जो ज़्यादा मोटे होते हैं, है ना, उनको काफ़ी टाइम तक अगर खाना दिए बिना भी रह जाए तो वो ज़िंदा रह सकते हैं। हाँ, उनको भूख लगेगी, ये अलग बात है, लेकिन वो ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन एक पतला आदमी क्या करेगा, अगर उसको ज़्यादा दिन खाना नहीं दिया जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, वसा में ऊतकों की कमी है। तो आज से ज़्यादा खाना चालू कर देना। ओके। कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा भी गया है, कोशिका या ऊतकों की जो मृत्यु है, एक जीवित देह, एक जीवित शरीर के अंदर अगर कोई कोशिका या ऊतकों का समूह मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रोफीलिया की समस्या। ओके। अगर आपके मान लीजिए हाथ के टिश्यूज डेड हो गए, यहाँ पे कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है, ये हाथ काम ही नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर कहेगा कि आपको न्यूट्रोफीलिया हो गया है। ओके। देखिए, दो शब्द होते हैं फीलिया, एक तो फीलिया होता है और एक होता है फोबिया। ओके। फीलिया का मतलब तो होता है कमी, न्यूट्रोफीलिया का मतलब है न्यूट्रिशन की कमी, और फोबिया का मतलब होता है डर। ओके। फोबिया का मतलब डर, डर, जैसे कि हाइड्रोफोबिया, जल से डर। कुत्ता जब काट जाता है तो हमें क्या बीमारी हो जाती है, हाइड्रोफोबिया, मतलब हमें जल से डर लगने लग जाता है। ओके। तो फोबिया और फीलिया, ये दो शब्द याद रखना। ओके, यहाँ पर करते हैं हम इस चैप्टर को क्लोज। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ऊतक चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक कर दीजिएगा। और कल का जो पीरियड था वो इसलिए छूटा क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था, फीवर था मुझे। ओके। रेगुलर आपकी क्लास रहेंगी, डोंट वरी। चलिए, नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।